नमस्कार, प्रेस वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। प्रेस वार्ता में हम बात करेंगे कि आज ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं, कौन सी खबरें हैं जो ट्रेंड कर रही है, अखबारों में क्या छपा है, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है और सोशल मीडिया पर कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखेंगे कि आज ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बटोर रही है। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज़ के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, वहीं एडिटर सूरज पाठक जी और साथ में पॉलिटिकल एडिटर प्रबाल सक्सेना जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जय श्रीवास्तव जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर आज की बड़ी खबर क्या है। ऐसी कौन सी खबर है जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है या फिर ये कहे कि पूरी तरह से सुर्खियां बटोर रही है। ये दो बड़ी खबर के विषय में मैं बात करना चाहूंगा। एक खबर है पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन रही है अभी, क्योंकि कल पाकिस्तान की तरफ से कुछ वहाँ एयर स्ट्राइक किया गया है और अघोषित रूप से उन्होंने हमला किया है। इससे 8 अफगानी नागरिकों की मौत हुई है। वैसे पाकिस्तान के सरकार के हवाले से ये खबर आई है कि वो 8 अफगानी सैनिक थे, लेकिन अफगान के जो सरकार है उन्होंने ये कहा कि ये सैनिक नहीं है, ये आम जनता है जो मारे गए हैं। और अफगान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि कभी भी हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं और जो किया है ये उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये युद्ध की स्थिति बन रही है और इससे दोनों ही देशों को नुकसान है। और अभी देखिए, दोनों ही मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान और अफगान, और ऐसी स्थिति में अगर युद्ध होता है, अभी ये जो अफगान सरकार को गिरा के जिस प्रकार तालिबानियों ने वहाँ कब्जा किया है और सरकार चला रहे हैं, इसी प्रकार से पाकिस्तान भी मुझे लग रहा है कि अफगान जैसा बनने वाला है। और अगर तालिबानियों ने ठान लिया, तालिबानियों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और नेटवर्क के कारण से हो सकता है कि ये भी पाकिस्तान भी अफगान जैसे ही हो जाए और धीरे धीरे उस पर तालिबानियों का कब्जा हो जाए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अफगान की स्थिति ऐसे नहीं है जो पाकिस्तान पर हमला भी कर दे, लेकिन यदि विदेशी ताकतें अगर अफगान का साथ दे देते हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है कि पाकिस्तान पर वो कब्जा कर लेंगी। तो मैं एक और खबर पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। कल जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लताड़ा है, उससे ये लग रहा है कि एसबीआई बहुत मुसीबत में है और इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसको लेके सीबीआई बहुत सख्त है। कल एक इंटरव्यू में अमित शाह ने जिस प्रकार से इसमें सफाई दी है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को इसीलिए लाया गया था क्योंकि पारदर्शिता लाने के लिए कांग्रेस के सरकार के टाइम पे जो चंदा दिए जाते थे उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था, लेकिन अब जो चंदा दिए जा रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू उसके हिसाब किताब है और एक एक पाई का हिसाब देखा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि देखा जा सकता है तो दिखाओ उसको, आप सीरियल वाइज जो है पूरा डेटा हमें सबमिट करो ताकि हमें पता चले कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा किस प्रकार से है और कितने उसमें राशि चंदा के रूप में उसमें प्राप्त हुए हैं। और उसके हिसाब किताब मांगना कोई बुरी बात नहीं है और देना भी कोई बुरी बात नहीं है। ये एक बात यही है कि यदि इलेक्ट्रल बॉन्ड यदि फर्जी निकले तो फिर देश के लिए जो है ये दुर्भाग्य होगा और बहुत सारी पार्टियां उसमें फंस जाएगी कि कौन इस फर्जी इलेक्ट्रल बॉन्ड का उपयोग किया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। कुल मिला के 21 मार्च तक का टाइम दिया है एसबीआई को कि सीरियल सहित सभी प्रकार के जो है जानकारी इनको दी जाए ताकि इसमें आगे कार्रवाई हो सके यदि इलेक्ट्रल बॉन्ड फर्जी निकले तो। और एक और जो खबर है मेन रूप से जो है पुतिन फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं सोवियत रूस का। जब जिस प्रकार से देखिए अभी चारों बड़े जो देश है भारत, अमेरिका और सोवियत रूस, सभी में जो है अभी चुनाव है। पुतिन राष्ट्रपति बनने के बाद अभी भारत का नंबर, उसके बाद अमेरिका का नंबर है, सब जो अभी इलेक्शन बोर्ड पे है। तो पुतिन से शुरुआत हुई है, जो वर्तमान राष्ट्रपति वही रिपीट हुए हैं। तो लगता है कि इंडिया में भी जो है प्रधानमंत्री रिपीट होने की स्थिति में है। अब कड़ी टक्कर है जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में। अमेरिका में अभी स्थिरता नहीं है कि कौन जो बाइडेन रिपीट होते हैं
या ट्रम्प कोई भूमिका जो है फिर से राष्ट्रपति के रूप में हमें देखने को मिलता है। जी। जी, वही सूरज पाठक जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपसे मैं और चीज़ें तो जानना चाहूंगी कि देश में ऐसी कौन सी बड़ी खबर है जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। साथ ही साथ में एक और चीज़ आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से जय श्रीवास्तव जी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध का जिक्र किया है, अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो ये देखा गया है कि जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो इससे दूसरे देशों पर भी प्रभाव होता है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है, अगर युद्ध होता है, तो क्योंकि अगर भारत की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और बाकी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, एक चीज ये भी जानना चाहूंगी। देखिए जामिनी, जिस तरह से आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की युद्ध की बात कही है, तो यहाँ यदि हम विदेश नीति के माध्यम से देखें कि भारत की विदेश नीति में जितने सॉफ्ट रिलेशन हमारे अफगान के साथ हैं जी, उतने पाकिस्तान के साथ नहीं है। बिल्कुल। यहाँ आपने युद्ध की बात की है तो मैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जहाँ पुतिन का उन्होंने जिक्र किया है कि पुतिन चुनाव जीत गए हैं और कुल वोट में से 87% से ज्यादा वोट उनको मिले जी, और उन्होंने चुनाव जीतने के बाद जो बयान दिया है वो बयान दिया है यूक्रेन युद्ध को लेकर के। और यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो पश्चिमी देशों का संगठन है, जो एक सैन्य संगठन नाटो कहा जाता है, कि यूक्रेन युद्ध में, यूक्रेन और रूस के युद्ध में यदि नाटो बीच में आया तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से सिर्फ एक कदम दूर होगी। उनके इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पुतिन की जीत के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी और ये भी कहा है कि रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस बीच में पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो के लिए यह बयान आना बहुत महत्वपूर्ण लगता है। दूसरी तरफ जो आपने अफगानिस्तान की बात कही, तो अफगानिस्तान से भारत पर अब चूंकि जो व्यावसायिक संधियां हैं उन व्यावसायिक संधियों पर चूंकि पहले असर पड़ चुका है, अब स्थिति साफ हो जाएगी कि खाड़ी देशों की ओर, जिस तरह से हमारा खाड़ी देशों से जो व्यावसायिक संबंध है भारत का, उन पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। और यदि यह युद्ध होता है तो स्वाभाविक सी बात रहेगी कि युद्ध कभी किसी के लिए लाभदायक नहीं रहा है, न जीतने वाले के लिए, न हारने वाले के लिए। और जब आज हम इस वैश्विक और परिवार की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला भारत ने कभी नहीं चाहा कि, आज तक इतिहास रहा है कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, हाँ आक्रांताओं से अपनी रक्षा जरूर की है। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि दोनों ही देश भारत की सीमा से लगे हुए हैं तो भारत पर इसका राजनीतिक असर भी पड़ने वाला है और राजनीतिक के साथ साथ में व्यवसायिक असर भी पड़ेगा। और यदि अभी हम जैसे कुछ दिन पहले सीए की बात कर रहे थे तो इन तीन देशों की बात कर रहे थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, कि वहां के जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने की बात कही जा रही थी। लेकिन यदि दोनों ही देश युद्ध की विभीषिका में जूझते हैं तो स्वाभाविक बात है कि फिर वहां से भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी, और यदि शरणार्थियों की संख्या बढ़ती है तो चाहे वो कोई भी देश हो, शरणार्थियों के पालन पोषण के लिए जो भी, चाहे वह राशि हो, योजना हो या कोई जो भी चीज हो, वो उस देश के मूल नागरिकों के हिस्से से काट कर उन्हें दी जाती है। तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। दूसरी बात, मैं बात करना चाहूंगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत के। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से देखा जा रहा है कि बयानबाजी सामने आ रही है, और उस बयानबाजी को लेकर के यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि नागरिकों के मुद्दे, आम मतदाता के मुद्दे इस बार मुझे लग रहा है कि हाशिए पर रख दिए जाएंगे लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जिस तरह से धर्म की बात कही जा रही है, क्योंकि एक बयान महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने दिया शक्ति को लेकर के, अब भारतीय जनता पार्टी उस बयान को कैश करने के मूड में है, क्योंकि और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है शक्ति वाले बयान को लेकर के, तो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने उसके प्रति उत्तर में कहा है, जो पलटवार किया है, उन्होंने कहा है कि मेरे बयान का, मेरे शब्दों का अभिप्राय बदला जा रहा है, अर्थ बदला जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मैं अधर्म की शक्ति से लड़ रहा हूँ। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि उनके उस बयान का, उस शब्द का आशय क्या था। तो यहाँ बयानबाजी जिस तरह से हो रही, क्योंकि ये जो बयानबाजी हो रही है, ये बयानबाजी, जैसा मैंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में कहा कि जनता के और आम मतदाता के मुद्दे जो हैं वो इस बार हाशिए पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब इस चुनाव में जहां हम देख रहे हैं कि बयानों
का जिस तरह से वार पलटवार हो रहा है, कहीं हिंदुत्व की बात की जा रही है, कहीं हिंदू की बात की जा रही है, जी। कहीं लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, कहीं देवीय शक्तियों का, असुरों का, राक्षसों का जिक्र हो रहा है। दूसरी तरफ लोकतंत्र की बात आ रही है कि लोकतंत्र के विषय में सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं दामिनी, एक बात मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि स्थानीय स्तर पर भी यदि हम देखें तो स्थानीय स्तर पर जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है, उसमें वार पलटवार हो रहे हैं। यदि एक बयान किसी पक्ष की ओर से आता है तो दूसरा पक्ष ये जरूर है कि उस बयान को भुनाने में पीछे नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के मामलों में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती है। सीटों के बंटवारे को लेकर के समाचार पत्रों में खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं, क्योंकि कल गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, तो महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में उद्धव गुट को 22 सीटें, कांग्रेस 16 सीटों और शरद पवार का जो गुट है वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ बिहार के यदि हम देखें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर भी जो खबरें हैं, वो खबरें अखबारों में, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही हैं। यहाँ एक बात, एक खबर का और जिक्र करना चाहूंगा मैं, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान में जो चुनाव है, जैसा मैंने कहा कि बयानों को लेकर के, अब चूंकि भारत पूरे विश्व के साथ आधुनिकता की सिर्फ दौड़ में नहीं है, बल्कि आधुनिकता में भारत दूसरे देशों के साथ बराबरी में नजर आ रहा है। तो चुनाव प्रचार में भी यह आधुनिकता नजर आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दल या अन्य राजनीतिक दल भी इस बार के जो चुनाव में उसमें आधुनिकता का या फिर हम यूं कहें कि जनरेटिव एआई और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। और इस बार का चुनाव प्रचार, अब तक जो चुनाव हुए हैं, यदि हम पिछले 17 चुनावों की बात कर लें, 18 चुनावों की बात कर लें, तो लोकसभा के चुनाव प्रचार का जो दृश्य इस बार भारत के मतदाताओं को दिखने वाला है, वो अब तक का सबसे अलग तरह का चुनाव प्रचार होने वाला है। क्योंकि जहां टेक्नोलॉजी का भरपूर, क्योंकि हमने देखा है जब 2014 के चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ कई स्थानों पर, मंचों पर भाषण दे रहे थे, वो लोगों के लिए आश्चर्यचकित था, लेकिन अब वो बात पुरानी हो गई है। अब जो वर्तमान स्थिति सामने आ रही है वो ये है कि केवल वर्तमान नेता नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव प्रचार करते हुए इस बार नजर आएंगे, सुषमा स्वराज इस बार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, वहीं सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे एआई तकनीक के माध्यम से। ये चुनाव प्रचार का नया तरीका भारत के मतदाताओं के सामने होगा। जी दामिनी। बिल्कुल। वहीं प्रभात सक्सेना जी, अब आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आज की ऐसी कौन सी खबरें हैं जो अखबारों में छपी हुई है और अखबारों की हेडलाइन बनी हुई है। देखिए, पूरी तरह से चुनाव के मूड में है इस समय। मध्य प्रदेश देश की बात करें तो चुनावी रंग में सराबोर हो चुका है। मोदीकरण के बाद जो है चुनाव पूरे अपने शवाब पे होगा और इस बीच जो है दोस्तों की तरह से अभी बात हो रही थी कि बंटवारे को लेकर जो है खासकर कांग्रेस के अंदर फसल मची हुई है और आज या कल जो खत्म होने वाली है और इसमें क्योंकि राहुल गांधी न्याय यात्रा करके उसके बाद उस पर ध्यान देंगे। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की 18 सीटों पर उनको अपने प्रत्याशी उतारना है जी। और ये बड़ी चुनौतीपूर्ण सीटें हैं। खासकर हम बात करें भोपाल, इंदौर, विदिशा, तिरुवनंतपुरम, तमाम जो सीटें हैं जिन पर इसके बारे में तो बहुत ज्यादा 4-5 लाख वोटों को कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था जी। और इस बार की स्थितियां ये है कि इस बार प्रत्याशियों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है और अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है पार्टी तो इसको क्या करें, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में तो पलायन हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसके बाद कल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा गए, सीहोर गए, भोपाल से नगर गए, बाद 11 तो नवगत कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस तरह विदिशा में तमाम जगह पर, रीवा से लेकर सतना से लेकर तमाम जगह जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जैसे जा रहे हैं तो पहला कार्यक्रम में होता है कि कौन कौन व्यवस्था ग्रहण करेगा। एक लंबी फहरिस्त
बात सामने आ गई है जी। और इस वजह से भी जो है कांग्रेस बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति में है हम्म, कि ऐसा ना हो जिसको हम अपना प्रत्याशी बनाए पूर्व के अनुभव को देखते हुए कि वो उसी दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की संस्था ले ले। ये बड़ा संकट है, ये चुनौती भी है उसके साथ जी। कि वो कैसे प्रत्याशियों को उतारेगी। अब राजधानी भोपाल की बात करें हम्म, तो राजधानी भोपाल में जो नाम उभर के आ रहे हैं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है पीपी अरुण यादव, अरुण श्रीवास्तव और इधर श्याम सुंदर श्रीवास्तव का नाम चल रहा है। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कांग्रेस के नेता है उन्हें सामंजस्य की कमी है क्योंकि वो किसी भी छोटे भी नेता को जो है चुनाव नहीं लड़ाना चाहते हैं, अर्थात वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता को भी मौका मिले। हम्म, ये बड़ी बात जो है वो बड़ी कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। कांग्रेस कार्यालय में कल शाम को 6 बजे ताला लग गया क्योंकि आप जब चुनाव सिर पे है तो कार्यालय ही नहीं खुल रहा है क्योंकि कार्यालय खुले कौन, बैठे कौन, हम्म, ये तमाम चुनौतियां हैं। और कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयान आ रहे हैं और अभी भी दम वाली बात हो रही है, तो ये सब मिला के इसके लिए चिंता का विषय। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो जो है अपने चुनाव को लेके न केवल सजग है बल्कि वो लीड कैसे बढ़े पर उनका पूरा फोकस है। जी। और यही वजह है कि वो जो है वो कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो चाहे वो नगर निगम में कोई क्षेत्र हो उस स्तर पर भी उनकी जो तैनाती है हम्म, कर रही है। बराबर वो अपने कार्यकर्ताओं से अपने नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं जी। और मैं समझता हूं कि होली के त्योहार के बाद ये और तेजी से होगा क्योंकि जिस तरह से अप्रैल में जिस 19 अप्रैल को जहाँ पर चुनाव है सबसे पहले फोकस वहाँ करेंगे। प्रधानमंत्री जिस तरह से दक्षिण प्रदेशों में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, 129 लोकसभा क्षेत्रों में 120 घंटे का उनका पानी पूरा हुआ है, जी। ये बता रहा है कि वो अब अपनी जमीन को जो है दक्षिण राज्यों में मजबूत करना चाह रहे हैं। उत्तर की उनको बहुत ज्यादा यहाँ क्योंकि पहले से ही पूरा उनका नेटवर्क है, अब वो उस दिशा में और बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो कांग्रेस भाजपा का और जो राजनीतिक दलों का जो चुनावी गणित है वो पूरी तरह से अब मैं समझता हूँ कि बन चुका है और कितनी सीटें आएंगी कौन कौन वहाँ पर कितना जीतेगा इसका आकलन कर रहे हैं वो। हम्म, और वो जो है एक लंबी योजना का तैयार जिसका वो रोड मैप बना के काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन उस दिशा में बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है किसको उतारे किसको नहीं उतारे कौन कब कहाँ चले जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुल मिलाकर जो है राजनीतिक प्रदेश मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। जी, बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, अब आपका रुख करना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि और ऐसी कौन सी बड़ी अपडेट है जिस पर आप दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे? जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। सूरज पाठक जी, आपसे जानना चाहूँगी कि हाल फिलहाल में राजनीतिक। जी जी जी। आज इस प्रकार से ये इलेक्शन वोट पे है देश, उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की एक और लिस्ट आज आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी के भी आज मीटिंग है दिल्ली में सीईसी के, तो हो सकता है कि एक और लिस्ट आज जारी हो जाए और आचार संहिता लागू होने के बाद अब समय नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी के पास की वो अभी जारी ना करे, लेकिन इन लोगों को अभी ये चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी टिकट के मामले में जो है भारी पड़ रही है अभी, लेकिन कांग्रेस को इसीलिए इंतजार था कि जब पहले राहुल गांधी की यात्रा समाप्त हो उसके बाद जाके ये टिकटों के विषय में बात हो, तो अभी यात्रा समाप्ति के बाद अब टिकट पर ध्यान दे रहे हैं। आने वाले 2-4 दिन में टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो इलेक्शन बॉन्ड को लेकर जिस प्रकार पूरे देश में हंगामा बचा हुआ है, हर मोर्चे पे विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है ये आने वाले समय में भी और उठने वाला है।
जी तो ये आज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटर रही है। जी दामिनी। बिल्कुल। सूरज पाठक जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से राजनीतिक माहौल है देश भर में, सोशल मीडिया पर भी कई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। अगर हम बयानों को लेकर बात करें, हालांकि बयानों का जिक्र आप कर चुके हैं, लेकिन इसके जी अलावा भी ऐसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन पर प्रकाश डालें। देखिए, इस समय जैसे आपने कहा कि चुनावी माहौल में एक एक खबर पर और एक एक गतिविधियों पर हर व्यक्ति की नजर होती है। बिल्कुल। वो व्यक्ति चाहे राजनीति से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति भी राजनीति की खबरों पर नजर रखते हैं। हम्म। एक खबर है जहां तेलंगाना की खबर है, राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। हालांकि जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, टी सौंदरराजन, उन्होंने वो तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल के पद पर थे। इन दोनों पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हम्म। कल कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था। यहाँ मैं एक बार इस बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि तेलंगाना की राज्यपाल के इस्तीफे के बाद में और भी कुछ नाम ऐसे सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जहां बसपा की जो सांसद रही हैं जी। संगीता आजाद, उन्होंने अपने पति और पूर्व विधायक जो आजाद अरिमर्दन रहे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। हम्म। और साथ एक और नाम, जिन्होंने, मैं सीमा कुशवाहा की बात कर रहा हूं, जिन्होंने निर्भया केस लड़ा था, जो निर्भया केस में वकील रही हैं, जी। पक्ष से, वादी पक्ष से, तो उनका भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। हम्म। तमाम देशों में यदि हम देख रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल। चाहे वो सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, अन्य दलों के नेता भी जो हैं वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। हम्म। और जिस तरह से कल मायावती का सोशल मीडिया पर जो एक पोस्ट उन्होंने किया था कि वो अकेला चुनाव लड़ने के पक्ष में हो और अकेले एकला चलो की पद्धति पर हो, उसके बाद में, क्योंकि गठबंधन के कयास अगस्त 2023 से लगाए जा रहे थे कि वो किस गठबंधन में साथ देंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद बसपा से सांसदों का, नेताओं का जो पलायन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बसपा के सुप्रीमो के लिए चिंता की लकीरें बन गया। दूसरी तरफ मैं दामिनी एक और जी। खबर पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। खबर अंतर्राष्ट्रीय है लेकिन भारत से जुड़ी हुई, और भारत के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है। जी। क्योंकि ब्रिटेन में हम देखें कि पिछले साल भारतीय उच्चायोग पर हमला हुआ था, हम्म। और उस मामले में अब भारत को कूटनीतिक सफलता मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से ब्रिटेन में सुनक सरकार ने खालिस्तानी संगठनों पर, केवल एक संगठन नहीं, कई संगठनों की मैं बात कर रहा हूं, उन संगठनों पर पाबंदी लगाने की बात कर दी है जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। अब सुनक सरकार उन खालिस्तानी संगठनों पर प्रतिबंध लगा रही है। मैं बात करूंगा कि ऐसे संगठन, ऐसे खालिस्तानी संगठन जो भारत के विरुद्ध नफरत फैलाने का या फिर आतंकवाद फैलाने की साजिश रच रहे थे, उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की। उसमें इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ISYF की, खालसा टेलीविजन लिमिटेड की बात कर रहा हूं, और खालिस्तानी टेलीविजन चैनल की बात कर रहा हूं। हम्म। इनके नेता और इनसे जुड़े हुए लोगों पर और इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात जो सुनक सरकार ने कही है, भारत के लिए वह एक अच्छी खबर है कि कूटनीतिक सफलता मिलने जा रही है। जो उच्चायोग पर हमला हुआ था, भारतीय उच्चायोग पर पिछले साल हमला हुआ था। यहाँ एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ब्रिटिश गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बारे में एक सूची तैयार की है। हम्म। इसमें भारतीय उच्चायोग पर हमले में खालिस्तानी की संलिप्तता नजर आई है, कि जो खालिस्तानी संगठन है उनकी संलिप्तता नजर आई है। जी। और इसमें खालिस्तानी आतंकियों से ब्रिटेन को खतरा है। ये जितने समूह हैं, वहां जो संगठन चल रहे हैं, ब्रिटिश सिख समुदाय के 5 लाख लोगों में भारत विरोधी एजेंडा बढ़ाने में आगे लगे हुए थे, और इसलिए अब ब्रिटेन में ऐसे संगठनों पर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है। तो स्वाभाविक बात है कि यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक जीत कही जा सकती है। जी। और एक खबर और जो सुर्खियों में है वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, क्योंकि ईडी ने जो कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी को जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उस पर उन्होंने कहा है कि केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, बल्कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ कविता ने एक साजिश रची थी, और 100 करोड़ रुपए का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मामले में 100 करोड़ रुपए कविता ने दिए थे।
जी इस मामले को लेकर भी समाचारों में, समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल पर और सोशल मीडिया पर ये खबर भी इस समय ट्रेंड कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी दामिनी। जी बिल्कुल जिस तरह से देश में राजनीतिक माहौल है, कई सारी खबरें हैं जो सुर्खियां बटोर रही है और ट्रेंड कर रही है। आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। तो जिस तरह से आपने देखा, हमने जाना कि आखिर देश भर में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बटोर रही है, जो ट्रेंड कर रही है, अखबारों में क्या छपा, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है, और कुल मिलाकर जनता को तमाम अपडेट्स दी। हम फिर लौटेंगे प्रेस वार्ता में ऐसे ही तमाम अपडेट्स और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।